वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बोर्ड में इस तरह का पैटर्न और इस तरह का पेपर आपसे से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बच्चे ने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, एक बच्चे को मैंने ये पेपर दिया था, फुल फाउंडेशन है बेटा, फुल सिलेबस टेस्ट है 70 मार्क्स का, और उसने ये पेपर को अटैम्प्ट किया है और उसके 67.5 नंबर आए हैं। कहाँ कहाँ पे उसने अच्छा लिखा है और कहाँ कहाँ पे उसने गलतियाँ की है, ये सारा इस पेपर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो देखें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत अच्छा लिखा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया न्यूटन पर कूलम और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। सेकेंड में है डिफाइंड कंडक्टेंस, बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाई के लिखा है। द एसआई यूनिट, हालांकि इसने एसआई यूनिट पूछा भी नहीं था, फिर भी इसने द एसआई यूनिट वगैरह भी इसने लिख रखा है। थर्ड में है व्हाट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव इन अ फ्री स्पेस, तो सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये देखो लिख रखा है इसने बच्चे ने। इसके बाद है डिफाइन वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को डिफाइन किया, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, बहुत अच्छा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्स बायसिंग, बहुत अच्छा लिखा, व्हेन द पी टाइप क्रिस्टल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन द सर्किट इज सेड टू बी द रिवर्स बायस्ड। व्हाट नेक्स्ट में है व्हाट स्टेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the velocity with which electrons drift through the conductor is called drift velocity, बहुत अच्छा लिखा है इसने। फिर नेक्स्ट में what is the magnetic force exerted by a magnetic field on a stationary charge, a stationary charge experiences no magnetic force in a magnetic field, अगर स्टेशनरी चार्ज होता है तो कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी होता है। वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स जीरो होगा आपका। नेक्स्ट में है इफ द रेडियस, नेक्स्ट में डिफाइन द टर्म आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट विथ सेम अमाउंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ कॉपर वायर इज डबल व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो इसका आंसर क्या लिखा है इसने कि एज वी नो दैट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, सो व्हेन द रेडियस ऑफ द कॉपर वायर इज डबल द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव होता है, सो दिस इज 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज -20 सेंटीमीटर, माइनस 0.2 मीटर, एंड पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू माइनस पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, सो दिस इज -5 डायोप्टर। वी नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, लेकिन तभी आप डायोप्टर लिख सकते हैं जब फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे। तो देखिए इसने बच्चे ने सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now next section B. How many electron passes through the wire in 2 minutes if the current passes through the wire is 0.3 ampere? अगर 0.3 एम्पियर करंट पास 0.3 एम्पियर करंट पास कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तो वी नो दैट आई इजकल टू क्यू अपॉन टी, बच्चे ने बहुत अच्छा देखो लिखा है, आई इजकल टू 0.3, टाइम इजकल टू 2 मिनट, सो दिस इज 120 सेकेंड, सो आई इजकल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो आई की वैल्यू 0.3, सो दिस इज क्यू अपॉन 120, सो क्यू इजकल टू 36 कूलम। यूजिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इजकल टू एन ही होता है, सो 36 इजकल टू एन इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल टू 22 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पास करेगा। कितने अच्छे तरीके से इसने लिखा, नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो राइट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छा लिखा है, कंडीशन पूछा है, सिर्फ कंडीशन इसने लिखा है। नंबर 1 कंडीशन, द लाइट शुड इंसिडेंट फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड नंबर 2 द लाइट शुड इंसिडेंट द सर्फेस एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ द मीडिया, बहुत अच्छा लिखा है इसने, 2 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर इज 0.44 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर, a sphere of charge minus 0.8 microcoulomb and is 0.2 Newton. Calculate the distance between the two spheres. दो चार्ज गिवन है, फोर्स गिवन है, डिस्टेंस पूछा है, कूलम्स लॉ लगाना है। बच्चे ने बहुत अच्छा किया यहाँ पे, पहले देखो चार्ज बताया है, दोनों चार्ज फोर्स बताया, फिर एफ इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू पुट की और यहाँ से आर इजकल टू जो आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर डिफाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पूछा था, बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। एज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड फ्लक्स इजकल टू दिस इजकल टू एम आई। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा है तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो एम है वो आएगा, वेयर एम इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ई इजकल टू दिस इज एम डी आई अपॉन डी टी। माइनस साइन यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो माइनस साइन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज दस डिफाइंड एज द ईएमएफ व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूनिटी। बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, 2 नंबर यहाँ पे भी इसको मिले हैं। नेक्स्ट में है गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है यहाँ पे। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। दे कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट में दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, बहुत अच्छा लिखा है। एंड जो स्पीड ऑफ लाइट सी इजकल टू ई नॉट अपॉन वी नॉट होता है इजकल टू 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। बहुत अच्छे तरीके से लिखा, 2 नंबर पूरे पूरे इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में है डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म। डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म, डिस्पर्सिव पावर को आपको यहाँ पे बताना है। देखो लिखा है यहाँ पे, हालांकि डिस्पर्शन अब हमारे सिलेबस से इस बार हमारे सिलेबस से हट गया है। डिस्पर्शन के बारे में उसमें इस बार डिस्पर्शन पूरी तरह से उसमें दिया नहीं है सिलेबस में कि डिस्पर्शन आएगा, बट इसने लिखा है देखो डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट में है व्हाट इज मीन्ट बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन किया है, इसमें हमने थोड़ा सा इसका नंबर काटा था, ठीक है। तो अब इसको आप रहने देना, ठीक है, ये तो है नहीं सिलेबस में, तो इसको आप यहाँ पे रहने देंगे कि डिस्पर्शन हमारे सिलेबस से अब हट चुका है। व्हाट इज मीन्ट बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने जो लिखा था इसके 1 नंबर यहाँ पे कटे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक्सप्रेशन वगैरह नहीं लिखा था डिस्प्लेसमेंट करंट में। डिस्प्लेसमेंट करंट में जो एक्सप्रेशन होता है उसको इसने मेंशन नहीं किया था, इसलिए इसके नंबर यहाँ पे कटे हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करने के कारण डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के कारण नहीं होता, इसलिए इसके नंबर यहाँ पे कटे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करने के कारण होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का अगर एक्सप्रेशन आप देखें तो आई डी एंड आई डी इजकल टू होता है दिस इजकल टू इप्सिलॉन नॉट दिस इज डी फाई ई अपॉन होता है डी टी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू इप्सिलॉन नॉट टाइम्स दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो इसलिए इसके नंबर यहाँ पे 1 नंबर हमने काटा है। हालांकि इसने डिस्प्लेसमेंट का वो लिखा था कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स के बारे में लिखा था इसने, मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दिया था, इलेक्ट्रिक नहीं लिखा था, इसीलिए भी यहाँ पे नंबर कटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डबल व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो लिखा है कि रेजिस्टेंस रिमेंस द सेम, इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल्स कैपेसिटिव। क्यों? क्योंकि एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू सी एंड एक्सएल इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई न्यू इंटू एल। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इंडक्टिव जो है वो डबल हो जाएगा और कैपेसिटिव जो है वो हाफ हो जाएगा। तो करेक्ट लिखा, 2 नंबर इसको यहाँ पे मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A state ampere circular law. Write an expression for magnetic field due to infinitely long state conductor carrying current. देखो पूरे अच्छे तरीके से उसने लिखा है बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई, पूरे अच्छे तरीके से इसने करेक्ट लिखा है, इसलिए इसको 2 नंबर यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका एक्सप्रेशन भी लिखना था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर कारण, तो बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए एकदम करेक्ट लिखा है इसने। नाउ सेक्शन सी, सेक्शन सी को अगर हम देखें तो सेक्शन सी को देखें तो क्वेश्चन नंबर में है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो ये आपको दिख रहा है सर्कुलर कॉइल, और यहाँ पे देखो बहुत अच्छे तरीके से इसने डायग्राम बनाया है। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे कि बच्चे ने एक चीज़ और लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे थीटा लिखा है, इसने कंपोनेंट लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए था कि दिस एंगल इज आल्सो थीटा। हालांकि कंपोनेंट एकदम करेक्ट लिया है, लेकिन यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए था कि ये भी एंगल यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। और पूरी अच्छे तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिया है, फिर उसका डीबी इस डायरेक्शन लिया, फिर उसका कंपोनेंट लिया, नीचे वाले यहाँ पे जो एलिमेंट लिया है इसके कारण भी ये यहाँ पे डीबी हो गया इस डायरेक्शन में, इसका 2 कंपोनेंट लिया है। और कंपोनेंट को यहाँ पे निकाल करके अब बहुत अच्छे तरीके से इसने इंटीग्रेट करके
और पूरी वैल्यू यहाँ पे निकाला है इसने, ठीक है। म्यू नॉट एन आई आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, पूरे के पूरे 3 नंबर इसको यहाँ पे ये देखो मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरे के पूरे इसको 3 नंबर यहाँ पे देखो इसको मिले हैं 3 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12th में, विद द हेल्प ऑफ द किरचॉफ रूल ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत अच्छा डायग्राम बना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम है, पूरा सारा दिखाया है। यहाँ पे करंट दिखाया, देखिए टोटल करंट यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ से I1 करंट है, यहाँ से I माइनस I1 करंट है, तो यहाँ से IG चला गया तो यहाँ से कितना करंट बच गया, यहाँ पे कितना करंट है, सारा यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया है और सभी में करंट बताया है कि किस में करंट कितना जा रहा है। उसके बाद फिर किरचॉफ का रूल लगाया, अप्लाइंग किरचॉफ रूल टू द ABCDA, सभी में किरचॉफ का रूल लगाया है और किरचॉफ का रूल लगा करके यहाँ पे देखो इसने फाइंड किया है, ठीक है। और किरचॉफ का रूल लगाने के बाद जो लास्ट में इसका रिजल्ट आता है P/Q = दिस इज R/S, तो ये रिजल्ट लास्ट में यहाँ पे आया है। बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसलिए इसको कितने नंबर मिले हैं यहाँ पे, इसमें भी देखो 3 नंबर इसको यहाँ पे मिले हैं, ये देखो 3 मार्क्स इसको इसमें भी मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स, वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, ठीक है। देखो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है इसने, टू कोहेरेंट लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट्स वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी और आर आइदर इन फेज और फेज कांस्टेंट फेज डिफरेंस। एक्सप्रेशन फॉर द कोहेरेंट सोर्सेज देखो यहाँ पे बता रखा है इसने, ठीक है। वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट, ठीक है। तो इसके बारे में देखो कोहेरेंट सोर्स के बारे में पहले इसने पूरा अच्छे तरीके से बताया है। उसके बाद द कंडीशन फॉर टू सोर्सेज टू बी कोहेरेंट इज दैट दे शुड इमिट सेम फ्रीक्वेंसी और सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एज टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज नाइदर इमिट सेम फ्रीक्वेंसी नॉट दे हैव द सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। बहुत अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन यहाँ पे किया, पूरे 3 नंबर हमने इसको दिए हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्यूजन फेनोमेनन। फ्यूजन फेनोमेनन क्या है, इसके बारे में इसने पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले इसने लिखा है कि द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, यूरेनियम 92-235 प्लस न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया है, इसमें फ्यूजन में यही होता है, न्यूट्रॉन से हम बम्बार्ड करवाते हैं तो जाकर के क्रिप्टॉन और बेरियम में यहाँ पे टूटा है, प्लस में 3 न्यूट्रॉन मिला है, फिर फर्दर 3 न्यूट्रॉन जाकर के फर्दर बम्बार्ड होते हैं यूरेनियम के न्यूक्लियस पे और फिर आगे एनर्जी और सारा ब्रेकअप होता रहता है आगे और चेन रिएक्शन इस तरह से यहाँ पे बनता है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस प्रोसेस इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यस एनर्जी के लिए ही हम ये करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड वीपन्स, ठीक है, वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसके बारे में व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये पूरा इसने एक्सप्लेन यहाँ पे किया, फ्यूजन के बारे में किया है, इंपॉर्टेंस के बारे में किया है और एक यूजेज दिया है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है। अगर व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन पूछा था फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन को थोड़ा सा और हम एलिब्रेट यहाँ पे कर सकते थे, हालांकि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एलिब्रेट हम यहाँ पे कर सकते थे कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसमें चेन रिएक्शन होता है, जब एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पे टकराता है तो 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, फिर 3 न्यूट्रॉन फर्दर फिर 3 न्यूक्लियर से टकराते हैं तो फिर जा करके फिर 9 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इस तरह से थोड़ा सा एलिब्रेट यहाँ पे कर देते तो ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा था कि गिव एन एग्जांपल टू गिव एन एग्जांपल, तो एग्जांपल नहीं दिया यहाँ पे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो इम्पोर्टेंस के बारे में भी थोड़ा सा बताया है। थोड़ा सा और अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, फिर भी इसको ठीक लिखा था तो 3 नंबर इसको यहाँ पे मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ड्रॉ ए कर्व बिटवीन द नंबर एंड मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो the loss in energy when the nucleons are combined to form the nucleus is called the binding energy, ठीक है। बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा है। It can also be defined as the energy released when a nucleus is split into 2 nucleons, और ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस लिया है XZA, ठीक है, और यहाँ पे सारा इसने पूरा बताया है एनर्जी के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया और फिर ग्राफ पे प्लॉट किया यहाँ पे। हालांकि 3 नंबर इसको मिलने थे यहाँ पे, ठीक है, इसको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाता है आराम से, ठीक है, जितना इसने लिखा है 3 नंबर मिलता है। हालांकि मैंने आधा नंबर यहाँ पे काटा है, काटने का कारण ये रहा
कि जो ग्राफ है यहाँ पे, ग्राफ जो प्लॉटिंग क्या है, अगर यहाँ पे इतना ये नहीं लिखता तब पर भी काम चलता, लेकिन ग्राफ अगर बोला है कि व्हाट इज़ द ये ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ग्राफ में इसने क्या किया था कि जब आयरन का जो होता है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होता है, और आयरन का मास नंबर कितना होता है 56 होता है, तो यहाँ पे देखो 15 और 10 जा रहा है, जबकि यहाँ पे 56 आना चाहिए, क्योंकि आयरन का यहाँ पे इसने दिखाया है, तो यहाँ पे एक गलती थी। और दूसरे में ये सीधा लाइन देखो ऐसे ड्रॉ कर दिया था, जबकि लाइन थोड़ा सा ऐसे नीचे होता है यहाँ पे, तो इसके लिए इसके नंबर यहाँ पे कटे हैं। हालांकि लिखा है इसने, एक्सप्रेशन वगैरह बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन डायग्राम यहाँ पे भी थोड़ा जो रिकरेंस होता है इस तरह से, जो एनर्जी अप एंड डाउन होता है, थोड़ा इस तरह से लाइनें होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती इसने किया है। ठीक है, तो इसलिए नंबर इसके कटे हैं थोड़े से यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाउ इज जंक्शन डायोड फॉर्म, डिस्कस द वर्किंग ऑफ ए न्यूक्लियर ऑफ ए फंक्शन डायोड ऑफ ए जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे नेगेटिव पूरा बन गया, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव बन गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसने पूछा है कि डिस्कस द वर्किंग ऑफ ए फंक्शन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं। हाफ वेव में क्या होता है, हाफ में आउटपुट मिलता है, हाफ में आउटपुट नहीं मिलता है। और फुल वेव क्या होता है, हर एक वक्त आपको आउटपुट वहाँ पे मिलता है। तो देखो इसका डायग्राम बनाया है, तो ये भी अच्छा डायग्राम है। ठीक है, ये दो यहाँ पे ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल बनाया है, यहाँ पे एक डायोड लगाया है, यहाँ से गया और जाकर के यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आपको फंक्शन पता ही है कि यहाँ पे जैसे इनिशियली पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और इस तरह से जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा तो आपका रिवर्स बायसिंग कहलाएगा, मतलब वहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। यही जब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और इस तरह से ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा और आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो सारा लिखा है, और इसने डायग्राम भी देखो बहुत अच्छा बनाया है कि इनपुट ये हो गया, ठीक है, इनपुट ये हो गया, आउटपुट में देखो हाफ वेव में मिला है, हाफ वेव में आउटपुट नहीं मिला, फिर हाफ वेव में मिला है, हाफ वेव में आगे नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको 3 नंबर यहाँ पे मिले हैं पूरे के पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड ए पी टाइप, अच्छा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर फॉर्म होता है, पी टाइप जो होता है ये इम्प्योरिटी वाला होता है, जिसमें इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं। इट कैन फ्लो लेस करंट एंड इट कैन फ्लो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ प्योर SI, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन का बना होता है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इसमें हम डालते हैं। इट हैज़ नो होल्स, इट हैज़ मोर नंबर ऑफ होल्स, तो ये भी ठीक लिखा है, इसमें भी 3 नंबर इसको मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, तो व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिराइव द आइंस्टाइन इक्वेशन। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिराइव द आइंस्टाइन इक्वेशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इसने लिखा, द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय ए लाइट ऑफ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रिक। बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा है, आइंस्टाइन पूरा डायग्राम भी बनाया है यहाँ पे। ये एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को हिट किया, एनर्जी उसको सप्लाई किया, उसके बाद ये वापस यहाँ से रिटर्न बैक हुआ है। ठीक है, और उसका पूरा एक्सप्रेशन भी लिखा है, पूरा काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया है, तो पूरे के पूरे इसको 3 नंबर यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में है कि ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10.5 ओम एट 21 डिग्री सेल्सियस एंड 16.4 ओम एट 147 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देख सकते हैं यहाँ पे, एज वी नो दैट R इजकल टू आर नॉट नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो R की वैल्यू कितनी है 16, R की वैल्यू कितनी है इनिशियली 16.4 एंड टेम्परेचर कितना है इनिशियल जो वैल्यू था R0 एंड R0 इजकल टू 10.5 ओम है, और टेम्परेचर की वैल्यू 21 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल रेजिस्टेंस है 16.4 और टेम्परेचर है 147 डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे पुट किया है। अब पुट करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे निकाला, हालांकि अल्फ़ा का यहाँ पे यूनिट लिखना चाहिए था। ठीक है, अल्फ़ा का यूनिट यहाँ पे नहीं है, तो नंबर कट भी सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई अच्छा टीचर हुआ, अगर ध्यान दे दिया उसने कि यूनिट नहीं लिखा है बच्चे ने, तो नंबर आपके कट सकते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे आपको यूनिट की वैल्यू, यूनिट जो है वो लिखना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें, हालांकि यहाँ पे 3 नंबर मैंने दिया है लेकिन यूनिट यहाँ पे लिखना चाहिए, ज़रूरी है। इसके बाद सेक्शन डी, अगर सेक्शन डी को हम देखें तो सेक्शन डी में है फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेट बायोट-सावर्त लॉ डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो देखो यहाँ पे बायोट-सावर्त लॉ को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले बायोट-सावर्त लॉ स्टेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इज dB is directly proportional to current, dB is directly proportional to length, dB is directly proportional to sin theta, dB is inversely proportional to 1/r²। इन सभी को कंबाइन करके यहाँ पे ये लिखा है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा km आ गया यहाँ पे। ये देखो उसके बाद फिर क्या करना था, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। देखो सर्कुलर कॉइल लिया है, यहाँ पे डीएल एलिमेंट लिया है और डीएल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखा है, वही जो बायोट-सावर्त लॉ है उसको लगाया है। थीटा की अगर बात करें यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाएगी। 90 यहाँ पे साइन 90 लिखा है, साइन 90 = 1 होता है और यहाँ पे लिख करके dB की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद B = इसने यहाँ पे समेशन करते हैं हम यहाँ पे, तो देखो समेशन किया है और समेशन करने के बाद इसकी फाइनल वैल्यू जो है दिस = μ0I/2r। तो यहाँ पे वैल्यू μ0I/2r यहाँ पे वैल्यू आया है। तो इस तरह से इसका ये जो आंसर है वो पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन 21 में 21 में है हाइगन्स प्रिंसिपल डेराइव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ये देखो हाइगन्स प्रिंसिपल को इसने पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, हाइगन्स प्रिंसिपल को पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और ये देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो हाइगन्स प्रिंसिपल को इसने, हालांकि हाइगन्स प्रिंसिपल में एक डायग्राम भी है छोटा सा, तो अगर वो डायग्राम आप बना दें हाइगन्स प्रिंसिपल का जो ये डायग्राम है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, कि ये हो गया और ये हो गया और इस तरह से कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है इस पर हम जो ये लेते थे, ठीक है, नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है इसको हटा दो यहाँ से और नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है जैसे ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते थे और इस पे हम टेंजेंट डालते थे। टेंजेंट अच्छा नहीं डला यहाँ पे हम टेंजेंट डालते थे और टेंजेंट जो होता था इस पे जो टेंजेंट डालते हैं, ये टेंजेंट जो है ये आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट देता है। अगर ऐसा आप बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नंबर कटने के कोई चांसेस यहाँ पे नहीं होंगे। इसके बाद देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, पूरी अच्छे तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो पूरी अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है, रे आया है, रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है और पूरी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। 2 ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल ये हम लेते हैं और दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे लेकर के स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना होता है। पूरे अच्छे तरीके से μ1 sin I = μ2 sin R पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर इन LCR सर्किट। एवरेज पावर इन LCR सर्किट यहाँ पे डेराइव एवरेज पावर इन LCR सर्किट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो सबसे पहले E और I यहाँ पे लिया है, ठीक है, और E की वैल्यू ये होगी, I की वैल्यू ये होगी। वर्क डन इन ए स्मॉल टाइम dt = दिस इज E × I, दोनों को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो मल्टीप्लिकेशन किया गया है यहाँ पे और जो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो E × I आपको क्या दे देता है, दिस इज = वर्क डन, ठीक है, वर्क डन = दिस इज E × I कितने देर में, dt टाइम में। तो देखो वर्क डन यहाँ पे निकाला गया है dw एंड dw = ये वर्क डन निकाला गया dt टाइम में। अब टोटल वर्क डन निकाला गया यहाँ पे कितने देर में, टोटल टाइम t में, टोटल टाइम t में यहाँ पे वर्क डन क्या किया है, निकाला है। तो जब टोटल वर्क डन यहाँ पे निकाला है तो टोटल वर्क डन = हो जाएगा 0 to t टाइम में, ये देखो निकाल के यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 to T और T जब करोगे यहाँ पे तो कुछ वैल्यू 0 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद। तो इंटीग्रेशन के बाद ये वाला टर्म जो है, ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो देखो इसकी वैल्यू 0 लिखा है और यहाँ पे ये वैल्यू बचता है sin² ω t का इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आता है। तो आप सीधे जो बायो के बच्चे हैं वो सीधे याद ही रख सकते हैं कि इसके बाद ये स्टेप आता है, क्योंकि बेटा आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि वर्क डन = E0 I0 cos π t/4 आता है बस आंसर। इसके बाद इस 4 को 2 यहाँ पे ले जाना है, 2 यहाँ पे ले जाना है, ठीक है, और इसके बाद इसको हम I × cos π यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो पावर = टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है, उसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे पावर की वैल्यू I कितना आ जाएगा, cos π आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट में तो नेक्स्ट में हो गया 2 क्वेश्चन हो गया, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन LCR सर्किट। इसके बाद है हाँ, तो 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए।
2 क्वेश्चन इसमें जो और हैं, ठीक है, और में जो है ये क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर दूंगा आपको पेज लेकर के यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल हमने डिस्कस किया बेटा, और देखा आपने कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की है इस बच्चे ने। हालांकि इस बच्चे का 10th पोजीशन आया था इस बार बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में इसके 10th पोजीशन आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इसका कॉपी लिया था कि आपको भी पता चले कि कैसे पोजीशन आता है और कैसे बच्चे लिखते हैं वह, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह से इस बच्चे ने लिखा है, कहाँ कहाँ पे। देखो 10th पोजीशन वाले बच्चे भी कैसी छोटी छोटी गलतियाँ कहीं कहीं पे हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी के अकॉर्डिंग आप लिखने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, टीचर अच्छे से पढ़ पाएँ उसको, ठीक है। इस तरह से आपको होना चाहिए। देखो इस बच्चे का कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पूरा क्लियर लिखा हुआ है। क्वेश्चन सीरियल वाइज लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है इसको पेपर में उसी तरह से लिखा गया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन है पहले 1 करेगा, फिर 5वां क्वेश्चन कर लेगा, फिर 9वां क्वेश्चन कर लेगा, फिर 11 क्वेश्चन करेगा, फिर 10 क्वेश्चन करेगा। ऐसे करते हो बेटा तो फिर टीचर को चेक करने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। आप बहुत अच्छा लिखे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबरिंग आपने ऐसे कर दिया है, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ, तो उसमें दिक्कत हो जाती है टीचर को, तो कहीं ना कहीं मतलब कि नंबर देने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है फिर। तो इसलिए कोशिश करें बेटा कि आप सीरियल वाइज ही करें, ठीक है, एक तरीके से एक तरह से पेपर उठाएं तो वैसे ही करते चलें। एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देख सकते हो, डिस्क्राइब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख रखा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज द आई पीस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, यस दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज द आई पीस, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना, ये इमेज जो है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा। इसका पूरा देखो डेरिवेशन यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे हमने डिस्कस किया, मैग्नीफाइंग पावर इज कल टू दिस इज बीटा अपॉन अल्फा। व्हाट इज बीटा? सो दिस इज कल टू दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। यहाँ पे जो एंगल बनता है दिस एंगल इज अल्फा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज अल्फा। और पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस करके यहाँ तक हमने इसका मैग्नीफाइंग पावर जो है हमने फाइंड किया है। एक और क्वेश्चन है, गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर देख लीजिए आप, ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ये देख सकते हो बेटा ट्रांसफार्मर के बारे में ये लिखा है कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज टू फॉर चेंजिंग द form of electrical energy, as for example for converting a low voltage alternating current into a high voltage alternating current, ठीक है। स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, जो वोल्टेज बढ़ा देता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो वोल्टेज घटा देता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग है यहाँ पे सेकेंडरी बाइंडिंग है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, आयरन का बना होता है, ठीक है। ये वर्किंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईपी जो आपका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स जो प्राइमरी में और जो सेकेंडरी में और दोनों सेम होता है, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो वहाँ से ई एस अपॉन ई पी वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी आता है यहाँ पे, और यहाँ से ये रिलेशन यहाँ पे आ जाता है। यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ पे यूजेज हैं, और एनर्जी लॉसेज जो ट्रांसफार्मर में है वो कहाँ कहाँ पे एनर्जी लॉसेज है उसके बारे में है। कई बार क्वेश्चन जब ट्रांसफार्मर का पूछता है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द ट्रांसफार्मर, तो उसके साथ में एनर्जी लॉसेज भी पूछ देता है कि एनर्जी लॉसेज जो इसमें होता है उसको बताइए। जैसे कि सबसे पहले कॉपर लॉसेज होता है, दूसरा होता है आयरन लॉसेज, तीसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉसेज, चौथा होता है लीकेज, ठीक है। और खास करके इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि जब सेकेंडरी में, प्राइमरी कौन सा कॉइल है हमारा, ये वाला प्राइमरी है और ये हमारा क्या है सेकेंडरी। अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम कहते हैं। मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होगा ज़्यादा और प्राइमरी में वोल्टेज क्या होगा कम, और नंबर ऑफ टर्न भी उसी तरह से सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न क्या होगा कम होगा, इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा, जब आपका सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम होगा और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा। मतलब कह सकते हैं कि प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा है, सेकेंडरी में वोल्टेज कम है, तो इस तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज कराया जाता है। ट्रांसफार्मर दोनों तरह का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है।
यहाँ पे जो हमने डायग्राम बना रखा है सिर्फ स्टेप अप का बना रखा है, तो एक ही डायग्राम आपको बनाना है बोर्ड में। आपको बोर्ड में ज़्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि हम स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों दिखा रहे हैं वहाँ पे, नहीं, आपको एक डायग्राम बना देना है और नीचे एक्सप्रेशन ये दिखा देना है जो फ्लक्स चेंज होता है दोनों से वो सेम चेंज होता है फ्लक्स, और फ्लक्स को इक्वेट करके यहाँ पे जो रिलेशन आता है रिलेशन बताना है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे बोर्ड में डिस्कस करना है। और अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे यूजेज पूछता है तो यूजेज भी आप लिख देंगे कि ट्रांसफार्मर आर यूज टू स्टेप अप or step down the voltage. These are used in induction furnaces. Step up transformer also used for the welding, ठीक है। सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, वेल्डिंग में यूज होता है। आपके घर के आसपास भी जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछता है एनर्जी लॉसेस, तो एनर्जी लॉसेस भी यहाँ पे आपको डिस्कस कर देना है। इस तरह से बेटा इसमें जितने क्वेश्चन थे सब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया।